हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से अपने चैप्टर के जो भी रिमेनिंग फॉर्मूलेज हैं उनको कंप्लीट करके और फिर हम लोग उसके जो न्यूमेरिकल से कल सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे और उसके अंदर हम सारे क्वेश्चंस को जितने भी हमने फॉर्मूलेज पढ़े हैं उन सबको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ वन क्वेश्चन। और ऐसे ही सीआईबी के में आता है कि मतलब पूरा एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दे देंगे और उसमें आपसे बहुत सारे फॉर्मूलेज पूछ सकते हैं। जेआईबी में भी ऐसा हो सकता है लेकिन सीआईबी में चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से फॉर्मुलेज कंप्लीट करते हैं। और प्लीज आज क्वेरीज थोड़ा कम पूछिएगा, क्वेरीज हम लोग कल ले लेंगे या कोई नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। आज इस चैप्टर को थियोरेटिकली खत्म कर देते हैं, प्रैक्टिस के लिए और टाइम ले सकते हैं। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। प्लीज माइक ऑफ रखिएगा। जी सर बोलिए। देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर हम लोगों ने दो पढ़ लिए थे, सिर्फ ज्यादा नहीं पढ़े थे। नेट प्रॉफिट रेशियो हम लोगों ने पढ़ा था और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पढ़ा था, तो बाकी के जो दो तीन बचे हुए उनको कर लेते हैं। चलो, नंबर वन, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ओवरऑल जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जिसमें हमारा हम लोग ओवरऑल हमें कितना प्रॉफिट हुआ। जैसे कि सपोज अगर एज अ ओनर मैंने अपना कोई बिजनेस शुरू किया तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला, अगर मैंने 10 रुपए में लगाए हैं तो उससे मुझे कितने का रिटर्न मिला है, क्या मुझे रिटर्न में मिला है। 10 रुपए लगा के मैंने कितना कमाया, सपोज 2 रुपए कमाया, तो दिस इज माई ओवरऑल प्रॉफिट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को देखते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, जो हमारा ईबीआईटी या पीबीआईटी होता है उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। ये कैसे आता है, जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से नॉन सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको माइनस करके और ऑपरेटिंग इनकम्स को प्लस करके जो आपको रिजल्ट मिलते हैं वो आपको क्या मिलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, इसको बाकी आगे डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद देखिए इसके अंदर दूसरा कंपोनेंट क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज क्लियर, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसको हम ईबीआईटी एंड पीबीआईटी कहते हैं। इसका जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड का ना पहले मतलब समझ लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का सीधा सीधा मतलब होता है, अगर हम इसकी टर्मिनोलॉजी पे भी जाए, कैपिटल का मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, एम्प्लॉयड कि ओनर ने बिजनेस के अंदर कितना लगाया और उसको बदले में क्या मिला, को बोलते हैं ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो हम लोगों को पता है ईबीआईटी कैसे आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड देख लेते हैं कि हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसके तीन तरीके हैं कि बाय चांस अगर आपको लाइबिलिटी से रिलेटेड कुछ नहीं दिया हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, टोटल ऑफ ऑल एसेट्स ले सकते हैं। अगर आपको टोटल ऑफ ऑल एसेट्स नहीं दिया है तो आप टोटल ऑफ फिक्स एसेट्स ले सकते हैं। और अगर आपको एसेट साइड का कुछ भी नहीं दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, फिर आप लाइबिलिटी साइड से क्या क्या चीजें लेंगे, जो भी आपके लॉन्ग टर्म फंड्स एम्प्लॉयड होंगे। देखिए डिफरेंस होता है, एक मैंने आप लोगों को बताया था लॉन्ग टर्म डेट, इसके अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर शेयर कैपिटल वगैरह नहीं आता, शेयर होल्डर्स फंड नहीं आता। यहाँ पर क्या है, लॉन्ग टर्म फंड एम्प्लॉयड। तो एम्प्लॉयड तो शेयर कैपिटल भी होता है ना, हम लोग जो शेयर कैपिटल से पैसा उठाते हैं वो भी तो बिजनेस में ही लगाते हैं ना। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट एंड लॉन्ग टर्म फंड्स एम्प्लॉयड, कंफ्यूज नहीं होना है। जो हम लोग अपने हमारे वो जो सॉल्वेंसी रेशियोज हम लोग पढ़े थे जिसमें डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट रेशियो था, वहां पे हम लोग इस टर्म को यूज कर रहे थे लॉन्ग टर्म डेट। इसके अंदर क्या था, आपके बैंक लोन डिवेंचर्स वगैरह जो आपने बाहर से जो लॉन्ग टर्म लोन्स लिए हुए हैं वो थे। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये जिसकी बात कर रहे हैं दैट इज लॉन्ग टर्म फंड्स एम्प्लॉयड, इसके अंदर शेयर कैपिटल भी आएगा। तो ये कैसे निकलेगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन्स, और इसमें से दो चीजें आपको माइनस कर देनी है। नंबर वन, नॉन बिजनेस एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिसको मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था जब चैप्टर स्टार्ट किया था, उसको हम फेक एसेट्स कहते हैं, लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये सबको आपको माइनस करना है। ठीक है, तो ये थ्री वेज हैं टू फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन में आपको इन तीनों में से एक चीज जरूर दी होगी, तो आप अकॉर्डिंगली कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर लेंगे और फिर फॉर्मूले पुट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक बार फिर से देख लीजिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, इट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड।
सिग्निफिकेंस ऑफ आरओआई देख लीजिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं इसको। देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही तो हुआ, अगर भाई मैंने 10 रुपए लगा के मैंने 2 रुपए कमाए, तो ये जो 2 रुपए ये क्या है, ये मेरा आरओआई तो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई कोई भी ओनर है, उसने ये जो पैसे लगाया तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो गई ना उसकी, तो उसने 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो ये हमारा क्या हो गया, आरओआई। ये क्या मेजर करता है, इट मेजर्स दी प्रॉफिट विच अ फर्म अर्न्स ऑन इन्वेस्टिंग अ यूनिट ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल लगाने से हमें जो प्रॉफिट हुआ वो हमारा क्या बताता है, आरओआई बताता है। और इसको यील्ड ऑन कैपिटल भी कहते हैं। यील्ड का सीधा सा मतलब होता है रिटर्न्स, तो रिटर्न ऑन कैपिटल, ठीक है। और इसको हम लोग पीरियोडिकली इसको कैलकुलेट करना जरूरी है, सो दैट कि ओनर्स को पता चलता रहे कि भाई जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो उनको प्रॉफिट दे भी रही है नहीं दे रही है, ठीक है। चलिए बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसको। अब आप लोग आ जाइए अर्निंग पर शेयर में। अर्निंग पर शेयर ये मैं आप लोगों को ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये कैसे निकलता है ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, फिर से मैं एक बार यहाँ पर दिखा देती हूँ। देखिए EBIT, उसमें से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट, तो हमें मिलता है EBT। फिर उसके बाद हम उसमें से माइनस करते हैं टैक्स, तो हमें क्या मिलता है, EAT। फिर उसके बाद जब इसमें से हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है बताइए, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर इक्विटी होल्डर्स, से यही yes, मिलता है। तो ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है इस फॉर्मूले में। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के ऊपर कितनी कमाई हो रही है शेयर होल्डर्स की। तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में रखना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। तो आफ्टर टैक्स ये हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कह लीजिए, और फिर इसमें से आप प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस कर देंगे, तो तब आपका जो रिजल्ट बचेगा उसको आप यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखेंगे। आई थिंक इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इस टेबल को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि वही यही वो अमाउंट होता है जो अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलना होता है। और अगर हमसे पूछा एक शेयर पर शेयर पूछा तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जितने भी होंगे उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि एक शेयर के ऊपर कितनी अर्निंग हो रही है, ठीक है। ये क्या डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है कि जो मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर है कंपनी का, ये किससे पता चलता है, ये हमारे ईपीएस से पता चलता है। देखिए अगर किसी भी शेयर का ईपीएस ज्यादा होगा तो क्या होगा, मार्केट में उस शेयर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी ना। भाई अगर शेयर होल्डर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे होंगे तो मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ेगी ना, ज्यादा लोग उसको खरीदना चाहेंगे, ज्यादा लोग खरीदना चाहेंगे तो उसका मार्केट रेट बढ़ जाएगा। तो वो यही कह रहे हैं कि जो ईपीएस है वो हमें मदद करता है मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर को कैलकुलेट करने में। और इससे हमें क्या मिलता है, एक कंपैरिजन भी हो जाता है ऑफ ईपीएस ऑफ द कंपनी विद अनदर। सपोज अगर हमने देखा कि भाई रिलायंस कंपनी जो है उसका ईपीएस फॉर एग्जांपल 3 रुपीज पर शेयर है, और जो एयरटेल कंपनी उसका 2 रुपीज है, तो हम कहेंगे दिस इज बेटर, तो इस वाली कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। और इससे एक और चीज पता चलती है, इससे ये पता चलती है कि भाई जो कंपनी है उसकी कैपेसिटी कितनी है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटने की, ठीक है। यही तो होता है ईपीएस। ईपीएस का मतलब क्या है, अल्टीमेटली जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, मतलब जो कंपनी है उसके कितना फंड अवेलेबल है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब वो उसमें से बांटेगी कितना वो अलग बात है, ये मत सोचेगा कि जो भी बैलेंस बचा है वो सब मिल जाता है उनको, टोटली डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर उसका क्या मन है, ठीक है। लेकिन हमें ये पता चल जाता है कि कंपनी की कैपेसिटी है इतना ईपीएस देने की, अब वो उसमें से कितना देगी वो अलग बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। ये जो रेशियो होता है ये हमें क्या बताता है, दिस रेशियो इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम्स द ईपीएस इज कवर्ड बाय इट्स मार्केट प्राइस। फॉर एग्जांपल ईपीएस जो है वो आपका 2 रुपए है, और जो मार्केट प्राइस है वो फॉर एग्जांपल आपका 10 रुपीज है। तो हम क्या कह रहे हैं कि इस मार्केट प्राइस से हमारा जो ईपीएस है वो 5 टाइम्स कवर हो जा रहा है, ठीक है। दिस इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एमपीएस डिवाइड्स बाय ईपीएस। मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है और हमारा अर्निंग पर शेयर कितना है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, प्राइस अर्निंग रेशियो मिल जाता है। इससे हमें पता चलता है कि अगर आज की रेट में हम अपने शेयर को बेच दें तो हमें क्या रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। इट हेल्प्स द इन्वेस्टर इन डिसाइडिंग
whether or not to buy the shares of a company at a particular market price। ये जो रेशो होता है ये इन्वेस्टर्स को ये बताता है कि हमें इन शेयर्स को खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो ये हमें मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग पता चलता है। अगर मार्केट प्राइस ज्यादा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको परचेज कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अगर इनका जो भी रिलेशन है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज एक सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर हम नहीं कह सकते कि हाँ अगर एमपी ज्यादा हुआ तो कंपनी के शेयर बिक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं। तो हम होलसेल नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सिर्फ इतना कह सकते हैं, इट हेल्प्स द इन्वेस्टर, वो डिसीजन लेने में मदद करता है कि उसको शेयर्स खरीदने चाहिए इस पर्टिकुलर प्राइस पे या नहीं। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कल। फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। नेट सेल्स कैसे निकलती है, ग्रॉस सेल में से जो रिटर्न्स है उनको माइनस कर दीजिए तो हमें नेट सेल्स मिल जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है नेट सेल्स में से माइनस कर दीजिए सीओजीएस। और सीओजीएस कैसे मिलता है, ओपनिंग प्लस जो भी आपके परचेजेस, वेजेस, अदर एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये सब करके सीओजीएस मिलेगा। सीओजीएस को नेट सेल्स में से माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, ये रेशियो में क्या बताता है, कल हमने डिस्कस किया था। ये बताता है कि किस डिग्री तक हम अपने सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर सकते हैं सो दैट कि हमारी जो सेल्स है वो बढ़ जाए। क्योंकि जब हम अपने सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करते हैं तो हमारी जो सेल है वो बढ़ती है, लेकिन हमें सिर्फ उसी पॉइंट तक ऐसा करना है जब तक हम लॉस में ना जाए। और हमें एक जो एवरेज मार्कअप है, मतलब एटलीस्ट 2 रुपीज पर यूनिट, एटलीस्ट हमें इतना प्रॉफिट तो मिले। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स अगेन ऐसी निकलती है जैसे ऊपर के केस में किया। और नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, जब हम उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं और इनडायरेक्ट इनकम्स को प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये हमें बताता है कि हमारी जो एफिशिएंसी है बिजनेस के अफेयर्स की वो कितनी है, उसका जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक्सेस खर्चे तो नहीं हो रहे अननेसेसरली। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियोज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये मैंने आपको बताया था, फिक्स एसेट्स रेशियो, फिक्स एसेट्स डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म फंड्स। डेट इक्विटी रेशियो भी कर चुके हैं। एक्सटर्नल इक्विटीज डिवाइड्स बाय इंटरनल इक्विटीज। एक्सटर्नल में आपका क्या आ गया, लॉन्ग टर्म डेट्स। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से लिया हुआ है, और इंटरनल इक्विटीज मतलब जो आपका शेयर होल्डर्स फंड होता है। आई होप एक रिवीजन भी हो रहा होगा और थोड़ा क्लियर भी हो रहा होगा आप लोगों को। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी हम लोग ये कर चुके हैं। करंट रेशियो क्या होता है, फॉर्मूला करंट रेशियो का, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विडिटी रेशियो भी हम लोग, इसको लिक्विडिटी रेशियो नहीं बोलेंगे, इसको सिर्फ लिक्विड रेशियो बोलिए। ठीक है, और इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, इसको क्विक रेशियो भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइड्स बाय करंट लायबिलिटीज। और ये हमें क्या बताता है कि 4 to 6 मंथ्स में हमारी कैपेसिटी कितनी है। और करंट रेशियो क्या बताता है, करंट रेशियो बताता है कि एक साल के अंदर कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड्स है ना इनके, करंट रेशियो इज रिलेटेड विद 1 ईयर कैपेसिटी, क्विक रेशियो 4 to 6 मंथ्स, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अब हम लोग करेंगे टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर का मतलब किससे होता है, सेल से। ठीक है, तो अब देखिए इनको हम किस तरह से करते हैं। ये हमारे इसमें मेजरली 3 रेशियोज हैं। नंबर 1 स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि कितनी बार मैंने स्टॉक को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, मतलब फिनिश गुड्स मेरा तैयार हुआ और वो मेरा बिक गया। ठीक है, प्रोडक्शन किया बेच दिया, प्रोडक्शन किया बेच दिया। तो ये जो साइकिल है वो मेरा साल में कितनी बार हुआ वो हमारा बताता है हमें टर्नओवर रेशियोज। एक तरह से इनको हम लोग एक्टिविटी रेशियोज भी बोलते हैं। एक्टिविटी का मतलब कि कोई भी जो एक्टिविटी है ये कितनी बार हुई। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सीओजीएस डिवाइड्स बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड्स बाय 2, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड्स बाय 2। ठीक है, इसका फायदा क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये जो रेशियो होता है ये क्या सिग्निफाई करता है। सीआईबी वालों के लिए इंटरप्रिटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेआईबी वालों के लिए रेशियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमें बताता है कि हमारी जो लिक्विडिटी है इन्वेंट्री की वो कितनी है, मतलब हमारा जो स्टॉक है
वो कितने कम समय में वो क्या हो जाता है, बिक जाता है। क्योंकि देखिए जितना हाई हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर होगा उतना हमारा क्या होगा, हमारा जो एक तरह से आप कह लीजिए हमें ओवर स्टॉकिंग नहीं करनी पड़ेगी, या हमें हमारा जो स्टोरेज का जो खर्चा है वो कम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने सपोज ये मेरे फिनिश गुड्स है, अप्रैल में बने और मई में मैंने इनको बेच दिया, तो क्या हुआ, जो स्टोरेज इनको जो स्टोर करना पड़ा वो मुझे सिर्फ 1 महीने के लिए करना पड़ा। और जितना कम समय के लिए स्टोर करेंगे उतना ही वेस्टेज कम होता है, ठीक है, उतना ही आपके जो एक्सपेंसेस हैं स्टोरेज के वो कम होते हैं। तो जितना ज्यादा होगा ये टर्नओवर, ज्यादा होने का मतलब है कि कितनी बार हमने उस साइकिल को रिपीट कर दिया तो उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। तो देखिए और लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है कि हमारे जो फंड्स हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं इन्वेंट्री के अंदर, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे हमें लॉसेस होते हैं ड्यू टू इन्वेंट्री बिकम ऑब्सोलीट और डेटरियोरेटिंग इन क्वालिटी। क्योंकि पड़े पड़े क्या होता है, जो सामान है वो या तो पुराना हो जाता है या खराब हो जाता है, सड़ जाता है। अगर कोई आपका पेरिशेबल आइटम है, सपोज वेजिटेबल्स है या आपके कुछ इस तरह की चीजें हैं जो जल्दी खराब हो जाती है, तो वहां पर आपको क्या होता है, हैवी लॉसेस हो जाते हैं। तो इसलिए आपका जो इन्वेंट्री टर्नओवर, इसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, लेकिन अब इन्वेंट्री वर्ड को ज्यादा कंसीडर किया जाता है, तो इसलिए आप लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़िएगा। और ये जितना ज्यादा होगा उतना आपके लिए क्या है, अच्छी बात है। क्योंकि जितना ज्यादा होगा दैट मीन्स कि आपको उतना कम स्टोरेज करना पड़ रहा है और आपका जो फंड है वो बहुत जल्दी जल्दी उस साइकिल में से निकल जा रहा है, ब्लॉक नहीं हो रहा है फंड, ठीक है। अगर आपका सपोज 4 महीने में आपका सामान बिक रहा है तो 4 महीने के लिए आपका जो फंड है वो ब्लॉक हो जा रहा है। लेकिन अगर 2 महीने में हो रहा है तो दैट मीन्स अच्छी बात है, आपका जो फंड है वो जल्दी रियलाइज हो जा रहा है, ठीक है। क्लियर है? मैडम जो एवरेज इन्वेंटरी वो निकलने के लिए हमेशा ओपनिंग क्लोजिंग देता है, नहीं कभी कभी एक ही देता होगा जी सर, बिल्कुल होता है ऐसा, और ऐसा तीनों केसेस में होता है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी उस केस में क्या करना है, या बता देती हूँ। देखिए अगर सपोज इन 3 फॉर्मूले पढ़ेंगे, तीनों में जो डिनोमिनेटर में क्या एवरेज है, ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। लेकिन अगर आपको सपोज ओपनिंग नहीं दिया है, सिर्फ क्लोजिंग दिया है, तो आप क्या करेंगे, फिर डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे, ना ओपनिंग रखेंगे ना डिवाइड बाय 2 रखेंगे, आप डिनोमिनेटर में सिर्फ क्लोजिंग रख के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर दोनों दिए ओपनिंग क्लोजिंग तो आप करेंगे ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। लेकिन अगर सिर्फ क्लोजिंग दिया है, क्योंकि एक चीज तो देके रखेंगे, ठीक है, अगर सिर्फ क्लोजिंग दिया तो आप क्या करेंगे, फिर डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे, सिर्फ क्लोजिंग को एज इट इज ले लेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इसको डेटर्स वेलोसिटी भी कहते हैं। इसका इसका क्या मतलब है कि सपोज मैंने सेल मैंने की उधार, अब ये जो उधार है मेरा ये कितने समय में कैश में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये हमारा बताता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बताइए फॉर्मूले में सोच के कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए डेटर्स टर्नओवर रेशियो में कौन सी सेल लेंगे, टोटल सेल लेंगे क्रेडिट सेल या नेट सेल लेंगे या नेट कैश दोनों सेल लेंगे लेंगे नेट सेल या क्रेडिट सेल होगा, लेंगे? क्रेडिट सेल होगा, टोटल क्रेडिट टोटल सेल और क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल क्रेडिट सेल टोटल और लेंगे क्रेडिट। क्योंकि net- डेटर्स आर रिलेटेड विद ओनली क्रेडिट सेल। भाई उधार होगा तभी तो डेटर्स बनेंगे, है ना। अगर आपने कोई चीज कैश में खरीदी तो डेटर्स थोड़ी ना बनेंगे फिर, क्रेडिट सेल में रिटर्न भी होता है ना, क्रेडिट सेल सपोज को वापस कर जी दिया। सर वो फिर ऐसे हो जाएगा, नेट क्रेडिट सेल हो जाएगा, हाँ। जी ठीक है। अगर हम इसको मोर एक्यूरेट ले तो हम इसको ऐसे लेंगे, नेट क्रेडिट सेल। और ये कैसे आएगी, ये आपकी आएगी क्रेडिट सेल जो भी आपको गिवन होगी, अगर बाय चांस इस क्रेडिट सेल में से, टोटल वाला नहीं, अगर सिर्फ क्रेडिट सेल में से आपको कुछ रिटर्न दिया हो तो आप उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा डेटर्स टर्नओवर रेशियो में आपको क्या लेना है, क्रेडिट सेल लेना है। लेकिन क्या होता है कहीं कहीं पर क्वेश्चन में क्रेडिट सेल नहीं दिया होता, अब पूरे क्वेश्चन में अगर क्रेडिट सेल दिया ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में आपको टोटल सेल भी लेना पड़ सकता है, लेकिन ये फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होगी, ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, लेकिन अगर नहीं दिया तो सिर्फ क्लोजिंग से काम चला लेंगे। यहाँ पर हम लोग ऐसे अज्यूम कर लेंगे कि जो टोटल सेल है सारी की सारी सेल क्रेडिट पे ही हुई है,
क्योंकि अगेन देखिए मैं आपको बार बार बताती हूँ, जो रेशियो चैप्टर है वो आपका, उसका कोई भी स्टैंडर्ड या कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है कि जहां पर इसके कुछ कंडीशंस दी हो कि ऐसा ही होता है। तो ये टोटल आपका प्रैक्टिस बेस पे होता है कि ठीक है नेट क्रेडिट सेल दिया है, अच्छी बात है, नहीं दिया है तो फिर जो भी सेल दिया है आप उसी को ले लेंगे। ठीक है, टोटल सेल दी है तो टोटल ले लेंगे, और अगर आपको क्रेडिट सेल दिया तो क्रेडिट ले लेंगे। ठीक है, और डिवाइड बाय, अब देखिए अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पर एवरेज नहीं लगाया, ठीक है, एवरेज नहीं लगाया, तो अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिए तो एवरेज करेंगे, नहीं दिया तो नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज, अकाउंट रिसीवेबल के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी जरा आप लोग बता दीजिए मुझे। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल लिखा है, अकाउंट रिसीवेबल लिखा है, मतलब क्या है इसका, क्या चीजें इंक्लूडेड है इसके अंदर? डेटर्स प्लस बीआर। जब मैंने आप लोगों को बैलेंस शीट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था रिसीवेबल्स इंक्लूड्स डेटर्स और बीआर, क्योंकि देखिए जब हम उधार सेल करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे डेटर्स बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन इन्हीं डेटर्स को जब हम रिटर्न में ले लेते हैं तो वो बीआर बन जाता है कि नहीं? तो ये भी तो फिर आपके क्रेडिट सेल से रिलेटेड हुए, बस ये कि ये आपका लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर है, ये आपने गुड फेथ में दिया हुआ है उधार, ये आपने डॉक्यूमेंट के साथ दिया हुआ है। मैडम पीआर नहीं को थोड़ा सा मैडम क्लियर कीजिए। जी सर बिल्कुल, देखिए क्या होता है सर, एक हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, जीआरबी में ये चैप्टर है वो हम लोग कर चुके हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है सर, जब आप किसी को उधार, सपोज आपने किसी को उधार सामान बेचा है सर, ठीक है, अब वो जो पर्सन है हमें उस पर भरोसा नहीं है, नया नया आया है मार्केट में और अमाउंट भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते कि सर देखिए आप हमारे रेगुलर कस्टमर भी नहीं है, अमाउंट भी बहुत ज्यादा, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, तो क्या कीजिए आप हमें रिटर्न में दे दीजिए सर कि आप हमें इतने इतने टाइम बाद हमारा पैसा लौटा देंगे। तो जब हम उधारी को एक लीगल फॉर्म के अंदर लेकर आते तो उसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसको पैसा मिलना होता है उसके लिए होता है बिल्स रिसीवेबल, और जिसको इसकी पेमेंट करनी होती है उसके लिए ये होता है बिल्स पेबल। तो एक तरह से बिल्स पेबल आपकी हो गई लायबिलिटी और बिल रिसीवेबल आपके लिए हो गया एसेट। ठीक है, यस 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 मैडम यस। और ये जो लायबिलिटी है कौन सी लायबिलिटी है, ये करंट, क्योंकि ये जनरली 3 to मतलब अप टू 6 मंथ्स होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, तो इसलिए ये आपका किस में आता है, करंट के अंदर आता है। अगर सपोज कभी एग्जाम में आता है आपसे कि ये करंट एसेट का आइटम है, या सपोज जब आप करंट रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पर आपको दे दिया बिल रिसीवेबल, तो आपको उसको कहाँ लेना, करंट एसेट के अंदर लेना है, और अगर आपको दे दिया बिल्स पेबल तो आप कहाँ लेंगे उसको, करंट लायबिलिटी के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए जब हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग बीआर को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये भी तो उधार ही है ना, लेकिन ये कैसा उधार है, ये डॉक्यूमेंट वाला, ये लीगल वो रखा है स्टैम्प पेपर पे, और ये आपने नॉर्मल गुड फेथ में दिया हुआ है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। यस यस मैडम जी, चलिए अब देखिए क्या होता है, ऊपर से आपको ये पता चलता है कोई भी चीज, ये जो एक्टिविटी रेशियोज है ना ये टाइम्स में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो डेटर्स टर्नओवर रेशियो है वो आपका आ गया 6 टाइम्स, ये आपका आया 6 टाइम। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि ठीक है आपका जो डेटर्स टर्नओवर रेशियो है वो 6 गुना है, कि भाई साल में 6 बार आपका ये जो पीरियड है वो रोटेट हो जाता है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, कोई आपसे इसको टाइम पीरियड में पूछे कि कितने महीने में कितने दिनों में हो जाता है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे। जी देखिए वैसे इजीली पता भी चल जाता है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, मंथ्स या डेज, जिसमें भी क्वेश्चन में अगर आपको डेज में बोला तो डेज ले लीजिएगा, मंथ्स में बोला तो मंथ्स ले लीजिएगा। फॉर एग्जांपल हम मंथ्स लेते हैं, डेटर टर्नओवर रेशियो कितना है हमारा 6, तो आंसर आ गया हमारा 2 मंथ्स, तो इसको बोलते हैं डेट कलेक्शन पीरियड। ठीक है, जब आपको एग्जैक्ट टाइम पीरियड में आपको निकालना तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और एक इसका शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है, देखिए शॉर्टकट में हम क्या करेंगे, देखिए पहला तरीका क्या है, आप डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाइए, क्या है उसका फॉर्मूला, क्रेडिट सेल डिवाइड्स बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, ये फॉर्मूला है। और डेटर्स टर्नओवर रेशियो का ये कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या है, मंथ्स मानकर चल लेते हैं, वैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, मंथ्स डिवाइड्स बाय डीटीआर,
और ये आपका DTR का फॉर्मूला है। तो अब अगर मैं ये कहूं कि इसकी जगह पे मैं ये पुट कर सकती हूँ, इसको मैंने क्या किया, क्रेडिट सेल डिवाइड्स बाय DTR की जगह पे मैंने क्या किया, सॉरी एक मिनट, ये जो मेरे मंथ्स हैं, मंथ्स डिवाइड्स बाय DTR की जगह पे मैंने लिख दिया क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल। अब जब डिनोमिनेटर में कोई फ्रैक्शन होता है तो वो रिवर्स हो जाता है, तो क्या बन जाएगा ये, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल इनटू मंथ्स बाय क्रेडिट सेल। ठीक है, जो क्रेडिट सेल है वो हमारा कहाँ आ जाएगा, वो ऊपर। हमारा ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। तो आप चाहे तो अगर बाय चांस एग्जाम में आपसे डायरेक्ट टाइम पीरियड पूछा है तो आप सेपरेट सेपरेट ये फॉर्मूले लगाने की बजाय आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि भाई एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स इनटू मंथ्स डिवाइड्स बाय क्रेडिट सेल। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा, जो भी आपको कन्वीनियंट लग रहा है वो कर सकते हैं। मैडम ये जो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल वो कैसे निकालनी? सर जो एवरेज अकाउंट महीने रिसीवेबल का। है, जी मैं बता देती हूँ, देखिए एवरेज अकाउंट रिसीवेबल का सबसे पहले तो अगर आपको एवरेज गिवन है तो, मतलब एवरेज इन द सेंस ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है तो देखिए अगर आपको निकालना एवरेज अकाउंट रिसीवेबल तो आप क्या करेंगे, ओपनिंग ऑफ व्हाट, डेटर्स प्लस BR, क्योंकि BR भी तो इसी के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, ओपनिंग ऑफ डेटर्स प्लस BR प्लस क्लोजिंग ऑफ डेटर्स प्लस BR, ठीक है। तो ये तो हो गया, और इन दोनों का जो भी टोटल आएगा उसको आप डिवाइड कर देंगे बाय 2, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये तो अगर आपको सारे इंफॉर्मेशन दी हुई है तो आप क्या करेंगे, डेटर्स और BR का ओपनिंग प्लस करेंगे, फिर उसके बाद क्लोजिंग डेटर्स और BR का लेंगे, इन सबका टोटल करके, फॉर एग्जांपल आप ऐसे मान लीजिए जो डेटर्स है उसका ओपनिंग 500 है, क्लोजिंग 600 है, BR का ओपनिंग जो है वो आपका 300 है और क्लोजिंग सपोज 200 है, ठीक है। ये आपके ओपनिंग होगा, ये क्लोजिंग होगा, तो आपने क्या किया, पहले तो आप इनको आपस में प्लस करेंगे, तो ये आपका हो गया 800, तो ये भी आपका हो गया 800, इसको आप 100 ले लीजिए, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, सपोज हमारा ओपनिंग आ गया 800 और क्लोजिंग हमारा आ गया 700, ठीक है। फिर क्या करना है, अब इन दोनों को प्लस करना है क्योंकि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करना है ना, तो कितना हो गया 1500 डिवाइड्स बाय 2, तो कितना आ जाएगा 750, तो 750 हम यहाँ पर जहां भी हमें ये एवरेज ये पूछा होगा वहां पे हम पुट करेंगे, ठीक है। ये तो हो गई बात जब आपको सब कुछ दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपको BR की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो छोड़ दीजिए, मत लीजिए BR, ठीक है। अगर आपको ओपनिंग का कुछ नहीं दिया तो छोड़ दीजिए पूरा ओपनिंग, लेकिन जैसे ही आप ओपनिंग छोड़ेंगे तो आप फिर डिवाइड बाय 2 भी नहीं करेंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। ऐसे तो नहीं कहीं ट्रांजैक्शन दे दिया होगा उसमें हमको डेप्टर क्रेडिट डेप्टर निकालना है? देखिए सर ये हो रही है बात कि जब आपको डायरेक्टली चीजें गिवन होगी, लेकिन बाय चांस अगर आपको कोई उन्होंने बैलेंस शीट दी हुई या फिर डेटर्स का अकाउंट दिया हुआ है, तो जब भी कोई आपको प्रीवियस ईयर का अकाउंट दिया होता है सर, तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता है। तो अगर आपको कहीं पर इस तरह की इंफॉर्मेशन दी गई है तो फिर आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको पता हो कि ओपनिंग कहाँ से आएगा, ठीक है। तो वो जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना सर, तो तब मैं आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि अब जो इस चैप्टर के अंदर बचा है ना, इस चैप्टर के अंदर बचा है प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, जो कि मैं करवाऊंगी, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये अब हमारे जो रेशोज है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को कल या परसों तक, सैटरडे संडे आप लोगों का ऑफ होगा, तो मैं आप लोगों को इसका जो कंपाइलेशन है वो प्रोवाइड करा दूंगी, और इसके जो न्यूमेरिकल्स है फिर हम रेशोज को, फॉर्मुलेस को सामने रख के हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, तो तब आप लोगों को इस चैप्टर में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को, ये मैंने एक बात किया आपसे जनरली कि अगर आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है, अगर सब कुछ गिवन है तो सब कुछ ले लीजिएगा, डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा,
लेकिन अगर बी आर नहीं है तो बी आर को हटा दीजिए, सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ डेटर्स ले लीजिए। अगर ओपनिंग भी नहीं गिवन है तो फिर आप याद रखिएगा कि अगर आपको सिर्फ क्लोजिंग गिवन है तो डिवाइड बाय 2 नहीं करना है, ठीक है। फिर आपको एज इट इज डायरेक्ट जो क्लोजिंग वाले हैं उनको ले लेना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? मैडम एक चीज और पूछना जी था पूछिए, बिल्कुल पूछिए। ये बैलेंस शीट का क्लास हुआ है क्या, जो मैम देख सकते हैं उसमें? सर सीआईबी से हैं आप? हाँ मैं CIB से अच्छा हूँ। सर, बैलेंस शीट में ना अभी आप लोगों का जो यूनिट है ना वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सर से मेरी बात हुई थी, हाँ ये जो है सर ये यूनिट मैं हाँ। ही आप लोगों को कराऊंगी। तो वहां पर अच्छा अच्छा और वो क्लास जेआईबी वाले अटेंड कर सकते हैं, लेकिन होलसेल सीआईबी के लिए होगी। उसमें जो भी आपके रिलेटेड डाउट्स होंगे, चाहे आपको अच्छा अच्छा। एसेट नहीं पता है कि एसेट क्या होता है, क्या चीज क्या होता है, तो इसका पूरा हाँ एक क्लासिफिकेशन वगैरह थोड़ा सा पता जी होना सर चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये आपको ओवरऑल हेल्प करेगा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में और चीजों में भी, चीजों को टर्म्स को समझने में, अच्छा ठीक है। क्योंकि अभी हम लोगों अच्छा, को मतलब देखिए ये क्लास हुआ नहीं है ना अभी? ये सर, वाला हाँ सीआईबी के लिए नहीं हुआ है ओके ओके जी, ठीक जीआईबी है। वालों का तो हो गया है, लेकिन सीआईबी के लिए अभी नहीं हुआ। तो वो मैं आप लोगों के लिए ये जो आपका यूनिट है ये मैं करा दूंगी, ठीक है। तो अभी आप लोग ये देख लीजिए, ओके। ये हमारे रेशियोज कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग मैम क्या इसका करेंगे? पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा मैम। जी सर बिल्कुल, ये वाला जो पीडीएफ है ये तो मैं आप लोगों यस को मैम। आज ही या कल मॉर्निंग तक ही अपलोड हो जाएगा। लेकिन जो मैंने आप लोगों को बताया था, मैं आप लोगों को एक कंपाइलेशन दूंगी जिसमें सिर्फ फॉर्मुलेज और उससे रिलेटेड जो क्वेरीज हैं सिर्फ उन्हीं का एक्सप्लेनेशन होगा। तो वो मैं आप लोगों को पीडीएफ फाइल बना के व्हाट्सएप पे डाल दूंगी। तो वो आप लोगों को तब यूज करना है जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। और इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग एक तो कल करेंगे, कल मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगी, उसके अंदर आपके सारे फॉर्मुलेज यूज होंगे, वहां से आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग अलग से अगर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अभी 5 मिनट के बाद क्लास ओवर हो जाएगी। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स है तो आप लोग पूछ लीजिए। मैडम उस दिन जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जो क्वेश्चन दिए थे उसका जी सर। मतलब सॉल्यूशन अगर करा देते तो अच्छा हो। सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि आप वो जो क्वेश्चन है वो मुझे ग्रुप में वापस भेज दीजिए, और मैं उसका जो सॉल्यूशन है वो भेज दूंगी, मतलब मैं बता दूंगी कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि सर अभी क्लास में हाँ तो शायद ठीक जी ठीक है। ठीक मैम 3 दिन से एक्चुअली आपकी क्लास कर नहीं पा रहे। मैम जी आपकी ये अभी ऐप में अपलोड हो गए क्लासेस? सर एक्चुअली हमारे ना 2-3 दिन से थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, टेक्निकल इशू चल रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे अभी ये क्लास हो गई रेगुलरली तो एकदम आपको मिल जाती थी यूट्यूब पे। अभी क्या हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, तो रात को जो पुराने वाली क्लासेस है कल तक की तो अपलोड हो चुकी हैं, जो ये मैम अभी कौन से यूनिट के रिसेंट अंडर में? सर वो आपकी रेशियो एनालिसिस के नाम से है, पार्ट वाइज दिया हुआ है। तो वो आपको जो सर का यूट्यूब चैनल है उस पर मिल जाएगा, और शायद ऐप पे भी मिल जाएगा। मैम यूट्यूब चैनल नाम क्या है मैम? सर के नाम से है, कमल बैंकिंग क्लासेस करके है। और ग्रुप में आपके जो पास लिंक आता है मैम उससे जी ओपन हो उसमें जाएगा ग्रुप में यूट्यूब। लिंक आ जाता है सर, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। ग्रुप में जो आपके पास लिंक होगा टॉपिक के अकॉर्डिंग आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ओके मैम। ठीक है सर। मैम ऐप में जी सारा क्लास सीक्वेंशियल अरेंज कर दीजिए ना मैम। जिस अच्छा ठीक सीक्वेंस है में आप सर। पढ़ा रही हैं या सर पढ़ा रहे हैं उस जी सीक्वेंस में ऐप में मिलना चाहिए, तो प्रैक्टिस में आसानी होता है। अच्छा ठीक है सर। ये वाला जो वीकेंड है सैटरडे संडे में हम लोग देख लेते हैं। मैं एक बार क्योंकि मैंने वो भी ऐप देखा नहीं है। मैडम जी मैडम बताइए जैसे सर पढ़ाते हैं वैसे अरेंज होता है कि चैप्टर वाइज अरेंज होता है ऐप में? सर, ऐप में हम ऐप लोग में ना मॉड्यूल जनरली वाइज है। चैप्टर वाइज मॉड्यूल वाइज करते हैं सर। और पढ़ाने मॉडल में वाइज क्या हाँ रहता वही है है। ना सर, देखिए अब पहले मुझे क्या लगा कि मॉड्यूल बी इम्पोर्टेंट है और मॉड्यूल सी के कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक साइकिल होता है हर चीज का। तो पढ़ाने में सर हम लोग वो पढ़ाते हैं जो कि जिससे समझने में आसानी हो, कि ये चैप्टर पहले करेंगे तो ये चैप्टर दूसरे चैप्टर में मदद करेगा। तो पढ़ाने में हम लोग ऐसे पढ़ाते हैं, लेकिन ऐप में जो आपको चीजें मिलती है वो आपको बुक के सीक्वेंस में, जो सिलेबस का सीक्वेंस है उसमें मिलती है। ओके एग्जैक्टली। जी ठीक है। और कोई डाउट है किसी का? अभी 3 मिनट है हमारे पास, और कल हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और मैं आप लोगों को कंपाइलेशन 1-2 दिन में मैं आप लोगों को 100% कवर करा दूंगी।
मैडम ये जो फॉर्मूले हैं ना सारे के सारे रेशियो के, जी सर। ये मैडम एक में ही थोड़ा अरेंज करा देते तो जी थोड़ा सर, सही वही था। करूंगी, वही क्योंकि इसमें वही कंफ्यूजन करके। होता जा रहा है ना, जी, जैसे मैं आप कैपिटल लोगों एम्प्लॉयड को, का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स जी का सर क्या बिल्कुल, फॉर्मूला है, सैटरडे तो संडे इजी पड़ तक जाए। मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। मैम सैटरडे ठीक है। संडे क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा? सर हमारे जो टाइमिंग्स रहती है मॉर्निंग में, जैसे 9 AM पे होती है क्लास, 11 AM पे होती है, और फिर शायद इवनिंग में भी लेते हैं सर। मतलब जनरली हमारा जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से शुरू हो जाता है, 9 बजे रहता है, 11 बजे रहती है क्लास। तो परफेक्ट ओके टाइमिंग है मैडम। मैडम। जी, और कोई क्वेरी किसी मैडम, को? मैडम वो जो तीनों पेपर है, प्रिंसिपल, लीगल, अकाउंटिंग, जी इसमें जो पीपीटी दे रहे हैं इसमें क्लास मैंने क्लैरिफाई करेंगे तो फिर अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग तो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, जी पहले ज्वाइन सर। नहीं किए थे, जी तो एक्चुअली समझ में नहीं पा रहे कुछ। अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए सर, जिन लोगों ने भी अभी ज्वाइन किया है वो लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि अभी बस मेरे 2-3 चैप्टर्स रह गए हैं। ठीक है, जैसे ये 2-3 चैप्टर कंप्लीट होंगे उसके बाद सर मैं पूरा स्टार्टिंग से रिवीजन करवाऊंगी। जेआईबी का तो स्टार्टिंग से रिवीजन होगा, और वो जो रिवीजन होगा सर वो विद एमसीक्यू होगा। इधर हमने टॉपिक कंप्लीट किया और फिर साथ के साथ उसके एमसीक्यू करेंगे, कौन से? जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो, इधर उधर से नहीं करेंगे, जो एग्जाम में एक्चुअली आए हुए डायरेक्ट वही वाले क्वेश्चन करेंगे विद रिवीजन। बस ये है कि यहाँ पर मैंने चीजों को बहुत, जैसे कोई टॉपिक है तो उसको 4 से 5 दिन लेके कराया, अगर वो थोड़ा बड़ा टॉपिक था। यहाँ पर क्या होगा, 2-3 डेज में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन होगा सब कुछ। तो आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचिए आप लोग ने लेट ज्वाइन किया तो थोड़ा, देखिए प्रॉब्लम तो आएगी कि यहाँ पर चीजें आराम आराम से समझ लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को कंसंट्रेशन ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन कुछ भी छूटेगा नहीं आपका। ठीक है, और जो लोग ऑलरेडी एक सेशन कर चुके हैं उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, उनको साथ साथ, क्योंकि वो एक सेशन कर चुके हैं तो जब रिवीजन चलेगा तो उनको चीजें समझ में आएंगी और बेटर। ठीक है, तो अभी क्लास एंड होने वाले कुछ सेकंड्स में हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू सो मच। जो भी डाउट होगा आप लोग ग्रुप में पूछ लीजिएगा इसके अलावा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। कल कंटिन्यू करते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे कल हम। ठीक है, चलिए।